कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू वेदांतु। कैसे हैं आप सब लोग? हे वैशाली, हेलो मनप्रीत, हेलो अपूर्व। अरे वाह, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। आई कैन नॉट रीड ऑल द नेम्स हियर, है ना, बट या वेरी गुड टू सी यू ऑल। चलिए, बहुत अच्छे, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू कैलोरीमेट्री। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। आई लाइक द एनर्जी इन द चैट बॉक्स, वेरी नाइस एवरीवन, गुड टू सी यू ऑल। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले एवरीवन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसका वेट कर रहे हैं? फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलते रहें, राइट। एंड ऑल्सो एवरीवन, नीट का क्रैश कोर्स हमने शुरू किया है। एज इन वन ऑफ द सेशन आनंद सर ने आपको बताया था कि नीट के लिए हम क्रैश कोर्स करने वाले हैं। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस नीट क्रैश कोर्स तो इस लिंक पे आपको जाना पड़ेगा उसके लिए, vdnt.in/NEETCC, एंड दिस इज द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ इट, ओके। And apart from that, because of this corona thing which is going on all over the world, हमें पता है कि स्टूडेंट्स इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। सो वी नो कि आपकी पढ़ाई अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब जेई मेंस और नीट के एग्जाम्स इतने पास हैं। तो हमने बहुत सारे कोर्सेज अपने वेबसाइट पे या फिर वेदांतु के ऐप पे फ्री कर दिए हैं सिर्फ आपके लिए, ठीक है। सो यू हैव टू गो टू दिस लिंक और वहां पे जाके आप अपना ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ, और वहां पे बहुत सारे आपको फ्री कोर्सेज देखने को मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, राइट एवरीवन। तो आप वो कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो यू शुड टेल दिस टू ऑल योर फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको फ्री में कोर्सेज अभी मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हीट ट्रांसफर में दिखाया गया है 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। डू यू ऑल नो 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं? ये तो सभी को पता है ना, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है, राइट एवरीवन। डू वी ऑल नो दैट? एक बार यो लिख दो चैट बॉक्स में अगर आप सब ये नाम एटलीस्ट जानते हैं तो। एनीवेज, मैं आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा ये सारा कुछ, है ना। और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वैसे भी सभी को पता है कि इसके बारे में। राइट यो इन द चैट बॉक्स वंस एवरीवन। चलिए मुझे बताइए एक बार। हाँ, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब देखो, ये 3 टाइप के जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हैं, इसमें से कंडक्शन में से आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और रेडिएशन में से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों पूछे जाते हैं। कन्वेक्शन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्शन भी एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, दैट्स इट, ठीक है। और उसके अलावा जो कंडक्शन के न्यूमेरिकल और रेडिएशन के न्यूमेरिकल्स होते हैं, हर ईयर आपके क्वेश्चन में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा यहां से। और सबसे अच्छी बात बच्चों, ये जो हीट ट्रांसफर है ना, वो एक चैप्टर का भाई है, आप कह सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ इफ यू नो द करंट इलेक्ट्रिसिटी वेरी नाइसली तो ये हीट ट्रांसफर आपसे आसानी से हो जाएगा। और 102 क्वेश्चन मतलब पक्का आते हैं, ठीक है। तो ये पक्का जो आते हैं, दैट मीन्स 4 to 8 मार्क्स है, बिल्कुल भी आपको इसे छोड़ के नहीं जाना है किसी भी हालत में। अगर टफनेस लेवल की बात की जाए तो इजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इजी टू मॉडरेट, है ना। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, स्पेशली नीट एग्जामिनेशन। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या फनी सिचुएशन चल रही है वैसे, है ना। तो यहाँ पे आग जली हुई है और एक कोई महापुरुष हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपनी पावर दिखा रहे हैं। एक रॉड लिया हुआ है उन्होंने, रॉड को एक हाथ से पकड़ा हुआ है और दूसरा एंड रॉड का उस फायर के ऊपर रखा है। तो आप सभी को पता है कि उनको लाइफ में काफ़ी सारे मजे आने वाले हैं, है ना। ही इज़ गोइंग टू एन्जॉय हिज लाइफ लाइक एनीथिंग। वो तो उसने ग्लव्स पहन रखा है, तो वो तो कोरोना से भी बचाएगा और आग से भी बचाएगा, वरना अगर ग्लव्स नहीं होता तो हालत उसकी खराब होने वाली थी, राइट। बिकॉज वी ऑल नो
कि भले ही शुरुआत में उसके हाथ के पास वाली रॉड वो गर्म नहीं होगी, बट धीरे धीरे जो हीट है वो दूसरे एंड से उसके हैंड वाले एंड में पहुंच जाएगी। इसी को हम कहते हैं कंडक्शन, है ना। तो कंडक्शन में क्या होता है, किसी भी सॉलिड में या फिर कोई भी चीज जिसके आप फिजिकल कांटेक्ट में हो, अगर वो चीज गर्म है तो हीट आपकी तरफ आ सकती है। सिमिलर चीज क्या होती है, जब आप खाना पका रहे होते हैं, कई बार जो स्पून होता है मेटालिक वाला वो बर्तन में रह जाता है एंड इट्स गेटिंग कुक्ड, फिर अगर आप आके छूते हैं उस स्पून को तो आपको जीवन के आनंद मिल जाते हैं, है ना। तो वही जीवन का आनंद जो है वो जिस मोड से आपको मिला वो कंडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो मत ट्राई करना वैसे, है ना। दीज स्टंट्स शुड नॉट बी परफॉर्म्ड एट होम, मतलब आप केयरफुल रहना इन चीज़ों के बारे में। दीज आर डम्ब वेज टू डाइस विच यू डोंट हैव टू फॉलो, ओके। खैर, ये एक तरीका हो गया हीट ट्रांसफर का। अच्छा, दूसरा तरीका जो दिख रहा है, ये गर्मियों में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत करते हैं लोग, आप सबने किया होगा, है कि नहीं यार। तो आग के पास ऐसे हाथ रख के आप बैठ जाते हो, है ना, टोपी लगा के, जैकेट पहन के, ऑल दोज थिंग्स। तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है आग के साथ, होना भी नहीं चाहिए आपको, है ना। अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस है तो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो उस टाइम पे जो हीट ट्रांसफर का मोड है, जिस मोड से आपके पास हीट पहुंच रही है, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। तो ये देखो, ये वाला रेडिएशन है जिसको मीडियम की भी जरूरत नहीं है। तो अगर वहां पे वैक्यूम भी होता तो भी वो हीट आपके पास पहुंच जाती, जैसे कि सनलाइट हमारे अर्थ में पहुंच जाती है ना, ये भी हमें पता है। अब ये कन्वेक्शन काफ़ी अच्छा है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कन्वेक्शन में क्या होता है कि हीट को जो कैरी करता है ना, वो जनरली फ्लूइड्स होते हैं। तो फ्लूइड, जैसे कि आपको गर्मा गर्म खाना मिल गया, तो आपका मुंह ना जले इसलिए आप क्या करते हो, सबसे पहले उसमें फूंक मारते हो, विच इज़ नॉट सो हाइजेनिक, है ना। अभी तो कोरोना के टाइम पे बिल्कुल मत करना ये चीज़, क्योंकि जब आप फूंक मारते हो तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स भी जाते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है। तो हाँ, चलो, कोरोना से कुछ चीज़ें तो हम सीख रहे हैं, हमारी हाइजीन सुधर रही है ना, बार बार हाथ धो रहे हैं, इन चीज़ों से हम बचेंगे। बट हाँ, कई बार हम करते हैं ना, फूंक मारते हैं, तो वो जो हवा से हीट, मतलब वो जो कूलिंग होती है खाने की, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ऑल्सो कई बार आप अगर बाइक में ट्रैवल करते हो गर्मी के दिनों में, या फिर किसी बस में, अगर वो बस सिग्नल पे रुक गई या बाइक आपके सिग्नल पे रुक गई, तो फिर से जीवन के आनंद आपको आते हैं गर्मी में, ठीक है, अगर एसी नहीं है तो अंदर। बट जैसे ही बाइक चलने लग जाती है या फिर वो बस चलने लग जाती है, तो विंड फ्लो होता है रिलेटिव मोशन की वजह से। तो वो जो विंड है, जो एयर है, हालांकि वो भी गर्म है, बट कन्वेक्शन की वजह से वो हीट लेके निकल जाती है, तो आपको ठंडा महसूस होता है ना। तो ये 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हो गए। कंडक्शन में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट चाहिए, रिलेटिव मोशन की जरूरत नहीं है। आप अगर रॉड को लेके ऐसे खड़े भी रहेंगे तो भी आपको मस्त गर्मी मिलेगी। कन्वेक्शन में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, और रेडिएशन में तो मीडियम की ही जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ है? एक बार यो लिख दीजिए चैट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, चलिए बताइए एवरीवन, सबको क्लियर हुआ है क्या? यस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग भी है, काफी मजा आता है इसको पढ़ने में, है ना। मैं आपका एक बार चैट देख रहा हूं, सभी को समझ में आ गया है क्या? यस, क्या बात है। मेंटी है ना बेटा, मेंटी रोज होगा, डोंट वरी। मेंटी के लिए आपको सेंटी होने की जरूरत नहीं है, मेंटी हम रोज करेंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, कंडक्शन में एक फॉर्मूला होता है, या आप कह सकते हैं एक इक्वेशन होती है, जो कंडक्शन को गवर्न करती है। तो इसको हम बोलते हैं गवर्निंग लॉ ऑफ कंडक्शन। ये मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो, गर्मी बढ़ती जा रही है ना, हाई गर्मी। तो गर्मी में क्या होता है, मान लीजिए ये आपके घर की दीवार है, दीवार टेढ़ी हो चुकी है, टेढ़ी दीवार नहीं होनी चाहिए भाई घर में, है ना, खतरा होगा बहुत ज़्यादा। तो इसको सीधी कर लेते हैं बहुत जल्दी से, देखो। तो मान लो एवरीवन कि ये आपके घर की दीवार है, मैं आपको कंडक्शन का लॉ समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से फोकस करना, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपके घर की दीवार है, तो इतनी थिक तो होती है आजकल दीवार, पहले ज़्यादा थिक हुआ करती थी। और आउटसाइड में जो है हमारे सूरज अंकल हैं, है ना, यहाँ पे जो खूब सारी गर्मी फैला रहे हैं इस दुनिया में। तो यहाँ से ऐसे सनलाइट आ रही है, बहुत सारी हीट आ रही है इस दीवार में, और इसके अंदर जो है वो आप लोग हैं, है ना। यहाँ पे आप अंदर रूम के बैठे हुए हैं एसी लगा के, ठीक है। तो ये अपना स्प्लिट एसी, ठीक है, कोई सी भी कंपनी का ले लो आप, यहाँ पे आप एसी लगा के ऐसे बैठे हुए हो, ऐश कर रहे हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ये दीवार अच्छे से हीट को नहीं रोक पा रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ढेर सारी हीट अंदर लीक करेगी, राइट बच्चों। अब बाहर से बहुत सारी हीट अंदर आ रही है, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। अब ये जो हीट अंदर आती है ना, इसका रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेट मतलब पैसा नहीं देना है आपको, है ना, कि कितने रुपए की हीट दोगे, सूरज अंकल से नेगोशिएट नहीं करना है। रेट का मतलब कितनी फास्ट या कितनी स्लो हीट अंदर आती है, यानी कि हीट
पर यूनिट टाइम, जिसको हम जनरली हीट करंट यानी कि H लिख लेते हैं। क्या कहते हैं इसको? हीट करंट। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट होता था ना, चार्ज अपॉन टाइम, वैसे यहाँ पे हीट करंट होता है हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। अगर ये हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम बहुत ज़्यादा है तो आपका एसी भी जो है ना फेल हो जाएगा, क्योंकि एसी का भी कुछ रेट ऑफ हीट टेकिंग कैपेसिटी होती है ना। अगर बहुत तेजी से हीट अंदर आ रही है तो एसी भी फेल है। तो यहाँ पे ये जो हीट ट्रांसफर रेट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डिजाइन ऑफ ऑल दीज यू कैन से रूम्स, या जितने भी थर्मली इंसुलेटेड डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपका थर्मस होता है ना, तो सब में इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये बात आपको चमक गई कि हमारे लिए सिर्फ हीट इंपॉर्टेंट नहीं है बट हीट ट्रांसफर रेट इंपॉर्टेंट है? यस। तो ये जो लॉ ऑफ कंडक्शन है इसका कहना है कि मान लीजिए इस दीवार की जो एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। मान लेते हैं दीवार का जो थिकनेस है वो T है ना, T थिकनेस है उसकी, जैसे ईंट होती है लाल वाली, उसकी थिकनेस है T। तो इसका कहना है इस लॉ का, मैं आपको शानदार तरीके से लॉ यहां पे समझा देता हूं। इट सेज कि ये जो हीट ट्रांसफर रेट है ये होता है प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा आपका हीट अंदर आएगा। ये प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के भी। तो मान लो यहाँ का टेम्परेचर अगर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर अगर T2 है, तो आप जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रखेंगे, मतलब बाहर का टेम्परेचर जितना ज्यादा है उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, है ना। तो T1 माइनस T2 को भी प्रोपोर्शनल है, बट हाँ ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के या फिर लेंथ के। समझ आ रहा है? तो जितनी थिक आप, जितनी मोटी आप दीवार बना दोगे उतना कम हीट आएगा अंदर, है कि नहीं यार? ये तो कॉमन सेंस है। तो उसके इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। इन तीनों को अगर एक साथ लिखा जाए बच्चों तो क्या मिलेगा? हीट इज प्रोपोर्शनल टू A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई, थिकनेस को जनरली हम L लिख लेते हैं, डोंट वरी अबाउट T एंड L, एक ही बात है, तो आप L लिख लो। और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यहां से हटाते हैं तो इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट की एंट्री होने वाली है यहाँ पे, स्वागत करो उसका, और उसका नाम होता है थर्मल कंडक्टिविटी K। सो फॉर्मूला बन जाता है KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। क्या बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरीवन। हीट ट्रांसफर रेट थ्रू दैट वॉल इज गिवन बाई KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। एरिया के प्रोपोर्शनल हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल हो गया, लेंथ के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल हो गया। बताइए क्या समझ में आ गया सभी को? एवरीवन गॉट इट? टेल मी, फटाफट बता दो, यो लिख दो चैट बॉक्स में यार, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया है। क्या कहते हो? कम ऑन नमूनो, कम ऑन, फटाफट एक बार यो लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? समझ आ गया? अरे क्या बात है, क्योंकि समझ आएगा तो मजा आएगा यार। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस, गोइंग वेरी गुड एवरीवन। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है ना। तो हीट इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, अच्छा पढ़ा दिया आपने, मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो हमें करनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग प्लीज याद रखना बच्चों, राइट? ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखना अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप लोग प्रॉमिस करो कि बहुत अच्छे से फोकस करोगे, क्योंकि जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये वॉल, ठीक है, यही हमने डिसाइड किया था भी, ये वॉल होगा, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, इसका जो लेंथ है वो L है, एरिया जो है वो A है, और अभी अभी हमने देखा कि हीट ट्रांसफर की वैल्यू होती है KA, प्रॉमिस है? चलिए बहुत बढ़िया, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से सुनना, एक ना डेजा वू मोमेंट लाते हैं, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अरे क्लास 10th में भी पढ़ा है यार करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये मत सोचना कि सर वो तो क्लास 12th में, कुछ याद नहीं है मैं क्लास 12th का, डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स। क्लास 11th में आपने ये पढ़ा होगा, एक रेजिस्टर लिया, ये पोटेंशियल मान लो V1 है, ये पोटेंशियल मान लो V2 है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है? करंट, रेजिस्टेंस और V। सो डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R। सही है क्या एवरीवन? सभी को बताया कौन सा लॉ है, बताना जरा। कोई मिल गया वाला लॉ है ना, ओम 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 ओम, वही ओम्स लॉ, बिल्कुल सही है। सो डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R। अब यहाँ पे एक सुंदर सी कहानी ये है कि यहाँ भी आप सेम एनालॉजी कर सकते हो। ये एनालॉजी कैसे करनी है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे ही यहां पे होता है टेम्परेचर डिफरेंस। समझ आ रहा है? वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ये डिसाइड करता था कि कितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो। यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है।
यहाँ पे करंट फ्लो होता था यानी कि चार्ज अपॉन टाइम, यहाँ पे हीट फ्लो होती है यानी कि हीट अपॉन टाइम एच। और जैसे वहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती थी बच्चों, वैसे ही यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस होती है आर टी एच। टी एच का मतलब है थर्मल। समझ आ रहा है सभी को क्या कह रहा हूं मैं? एनालॉजी कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बीच में, और बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको, है ना। तो ये देखो ये हो गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर मुझे आर टी एच निकालना है यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एच होगा क्या एवरीवन? यहां से देखो इस फॉर्मूले से आ गया डेल्टा टी बाई एच, और एक डेल्टा टी बाई एच हम यहां से भी निकाल सकते हैं पहले वाले फॉर्मूले से। देखो ये डेल्टा टी है, एच को इस तरफ ले आओ, राइट हैंड साइड में ले आओ ग्रीन वाले फॉर्मूले से, तो वहां से डेल्टा टी बाई एच हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? एक बार देखना आप, एल अपॉन के इंटू ए। दिख रहा है सभी को? एल अपॉन के इंटू ए। और यही तो थर्मल रेजिस्टेंस है। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको डेराइव करके दिया है पूरी पूरी फील के साथ, पक्का क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। एल अपॉन के ए सबको समझ में आ गया। और असल मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन तो अब आएगा, अब सुनना बहुत ध्यान से। क्या सभी को याद है इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग लिखते थे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए? चलो बताओ नमूनो, सबको याद है नहीं याद है? क्लास 10th में सीखा है, क्लास 12th में सीखा है, इतना सीखने के बाद भूलना नहीं चाहिए। रो एल अपॉन ए फॉर्मूला किसने किसने देखा है पहले? सबने देखा है ना। अब इन दोनों को ना कंपेयर करके देखो, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और ये वाला थर्मल रेजिस्टेंस है। हाँ, वहां पे भी न्यूमरेटर में लेंथ है, यहां पे भी न्यूमरेटर में लेंथ है, यहां पे भी डिनोमिनेटर में एरिया है और यहां पे भी डिनोमिनेटर में एरिया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे न्यूमरेटर में रेजिस्टिविटी है और यहां पे डिनोमिनेटर में कंडक्टिविटी है। थोड़ा दिमाग लगाओ, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं क्या? रेजिस्टिविटी का मतलब कितना रेजिस्ट करेगा, कंडक्टिविटी का मतलब कितना कंडक्ट करेगा। अरे तो ये तो बहुत लॉजिकल सी बात हो गई। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में जहां पे आप रेजिस्टिविटी लिखते थे वहां पे आप 1 अपॉन के लिख देंगे, तो ये थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है। तो आर टी एच का फॉर्मूला हो जाता है एल अपॉन के ए। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, समझ आ गया है ना। देखो एकदम रिलेट करके पढ़ाया है पूरी फील के साथ, कभी भूलोगे नहीं ये चीज आप, है ना, कभी भी नहीं भूलोगे, आप चाह के भी नहीं भूल सकते। अगर आपकी याददाश्त चली जाएगी, आप हो सकता है फैमिली वाले के नाम भूल जाएंगे, बट जो आप पहली बात बोलेंगे उठने के बाद वो बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रो एल बाई ए होता है और थर्मल रेजिस्टेंस एल अपॉन के ए होता है कि नहीं यार? इतने अच्छे से पढ़ लिया हमने, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। थर्मल रेजिस्टेंस का हमको फॉर्मूला पता चल चुका है, एल अपॉन के ए होता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं एवरीवन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज मैं आपको बता दूं। इसकी आप सबसे पहले ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, डरो मत, बिल्कुल शर्माना नहीं है आपको, है ना। अपना फोन या अपना लैपटॉप जो है उसको अपना समझते हुए और मुझे भी अपना समझते हुए स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने स्माइल भी कर रखा है पूरा, ठीक है। फील आ गई? क्या बात है यार, बहुत अच्छे, यही तो है, यही फील कराने तो आता हूँ मैं रोज आपको, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आप सभी ने? चलिए, आई होप ले लिया है। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी। अब देखो एक और चीज। अभी अभी हमने क्या सीखा कि ये जो थर्मल रेजिस्टेंस है इसका फॉर्मूला होता है एल अपॉन के इंटू ए, राइट एवरीवन। अब यहां पे ना आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा, ये पहली वॉल, ठीक है, ये दूसरी वॉल, ये तीसरी वॉल, बहुत सारी वॉल लगी हुई है। बोलेंगे इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R2 है, इसका R3 है। अगर हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही है तो बताओ R इक्विवेलेंट कितना होगा? कुछ भी नहीं करना है, सीरीज पैरेलल। क्या सीरीज पैरेलल सभी ने सीखा है? देखो ऐसे 3 रेजिस्टर्स लाइन से लगे हुए हैं, उनमें अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो हम बोलते थे सीरीज होगा। अरे यहाँ पे भी वही करना है, देखो सारे वॉल में से सेम हीट फ्लो हो रही है, हम बोलेंगे सीरीज है। चुपचाप बिना किसी को बताए बड़ी शांति से फॉर्मूला लिख देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, हो गया R इक्विवेलेंट रहा यार, है ना। एकदम सिंपल है, जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया वही यहाँ पे करना है बच्चों, है ना। और अगर ये पैरेलल वॉल्स हुए, मान लो ये एक रॉड ऐसे लगी हुई है, ठीक है, और दूसरी रॉड आपकी कुछ ऐसे लगी हुई है और दोनों दो वॉल्स में ऐसे अटैच्ड हैं, तो ये पैरेलल का केस हो जाएगा। तो पैरेलल के केस में 1 अपन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2। स्क्रीनशॉट लेने का फटाफट एवरीवन। समझ आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? फील आ रही है क्या? बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं ऐसा आपको लगेगा, है ना, बट आप कर रहे हो हीट ट्रांसफर, राइट एवरीवन।
चलिए चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। बहुत जल्दी मैं आपको क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, डोंट वरी एट ऑल अबाउट इट। ठीक है, अब देखो एवरीवन, एक और चीज आपको समझाता हूं मैं। आपने ऐसे ना क्वेश्चंस देखे होंगे क्लास 10th में या क्लास 12th में। ये देखो 3 रजिस्टर्स ऐसे गिवन है। ठीक है, मान लो यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, यहाँ का पोटेंशियल V3 है। हम इसमें एक चीज कहते थे कि जो भी करंट मान लो यहाँ से आया, मान लो यहाँ से 5 एम्पियर करंट आया, ठीक है बच्चों, और मान लो यहाँ से 3 एम्पियर करंट निकल लिया, तो क्या आप लोग बता सकते हो चैट बॉक्स में यहाँ से कितना करंट आएगा? चलिए मैं वेट करता हूँ आप सभी का, आप सभी के आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। बताओ मुझे, 5 एम्पियर करंट अंदर आया है इस जंक्शन में, और यहां से 3 एम्पियर निकल लिया, यहां से कितना करंट जाएगा? कम ऑन एवरीवन, कैपेसिटर में भी किया था, करेक्ट, हैप्पी नरूटो, वेरी नाइस, 2 है ना, बिल्कुल सही। मोहम्मद कैफ, क्या नाम है, बहुत बढ़िया। पायल, पूजा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी लोग, यहां से 2 एम्पियर आएगा। बताओ कौन सा लॉ लगाया तुम लोगों ने नमूनों? विच लॉ वाज दैट? इस लॉ को हम कहते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कहता है किसी भी जंक्शन पे चार्ज स्टोर नहीं कर सकते आप, जितना चार्ज अंदर आया है वो बाहर भी जाना चाहिए। बच्चों सेम चीज हम लोग हीट ट्रांसफर में भी करते हैं। देखो ऐसे 3 रॉड दे देंगे आपको, है ना, यहाँ से मान लो 3 रॉड ऐसे अटैच्ड हैं, वहां पे भी आप यही चीज कहोगे कि जो हीट यहाँ से अंदर आई H1, वो हीट यहाँ से H2 और H3 बाहर जाएगी, यानी कि H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3। क्या फील आ रही है टॉपिक की? फील आ रही है सभी को टॉपिक का? किसी भी जंक्शन पे हीट स्टोर नहीं हो सकता, स्टेडी स्टेट है, जो भी हीट अंदर आया वो हीट बाहर जाना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों इसी बात पे हो जाए दो दो हाथ एक क्वेश्चन के साथ, है ना। आ जाओ यार, उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना आप। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 3 रॉड्स गिवन है, जैसे कि आपको डायग्राम में बड़ा ही साफ साफ दिखाई दे रहा है ना एवरीवन। यहां पे एक रॉड है, वो है एल्यूमिनियम की रॉड, इधर एक रॉड है जो है स्टील की रॉड, और फिर यहां पे एक रॉड है जो है कि कॉपर की रॉड। राइट एवरीवन, उसने बोला यहां का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, यहां का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, और यहां का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। हर एक रॉड का लेंथ 1 मीटर है, हर एक रॉड का एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हर एक रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है, के की वैल्यू अलग अलग है। जैसे कॉपर रॉड के लिए ये 400 गिवन है, स्टील रॉड के लिए 50 गिवन है, और एल्यूमिनियम रॉड के लिए 200 गिवन है। और आपसे पूछा गया है टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन बताओ, यानी कि इस पॉइंट का आपको टेम्परेचर उसके मुंह पे मारना है। ठीक है, इस पॉइंट का कैसे करोगे? ठीक वैसे ही करोगे जैसे अभी अभी मैंने आपको सिखाया, इलेक्ट्रिसिटी वाला लॉजिक, है ना। देखो मान के चलते हैं कि यहां से जो हीट अंदर आया एवरीवन वो H1 है, ठीक, यहां से जो हीट बाहर गया वो H2 है, और मान के चलते हैं यहां से जो हीट बाहर जा रहा है वो H3 है। तो क्या बच्चों मैं ये चीज लिख सकता हूं, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कौन रोकेगा आपको, है ना नमूनो। ये 22 का मतलब क्या है? हाँ, कोई भी नहीं रोक सकता, हम बिल्कुल लिखेंगे, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये जो हीट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अभी अभी हमने देखा है, हीट ट्रांसफर रेट के ए डेल्टा टी या फिर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L होता है। जंक्शन टेम्परेचर को हम लोग T मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात एवरीवन, क्या हर रॉड के लिए लेंथ इक्वल है? बिल्कुल है। क्या हर रॉड के लिए एरिया भी इक्वल है? हाँ। तो दोनों साइड से लेंथ और एरिया तो वैसे भी कैंसिल होने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, तो मैं लेंथ और एरिया लिखूंगा ही नहीं। तो देखो हीट इन द फर्स्ट वन यानी कि एल्यूमिनियम, क्या लिखेंगे? देखिए के ए डेल्टा टी बाई एल, ए और एल लिखने की जरूरत नको, है ना, बिल्कुल नहीं लिखना है। तो आप सिर्फ लिखेंगे यहाँ का के इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। अब सब लोग क्वेश्चन देख के बताओ, एल्यूमिनियम के लिए के कितना गिवन है? 200, तो आप लिखेंगे 200 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस क्या है एल्यूमिनियम में, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे 12 है, राइट हैंड साइड पे T है। हो गया, समझ आ रहा है? इज इक्वल टू H2 पे आ जाते हैं अब। हाँ 10 सही आंसर है, जिनका भी 10 आ रहा है बिल्कुल सही है। H2 पे आ जाते हैं एवरीवन। H2 पे देखो यहाँ पे स्टील है, H2 में स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी 50 गिवन है, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? T यहाँ पे और 50 यहाँ पे, तो T माइनस 50, करेक्ट, प्लस H3 करना है। H3 यानी कि कॉपर, कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी इज 400 यानी कि K हो गया, और टेम्परेचर डिफरेंस होगा T माइनस 4, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 4 गिवन है। सबको समझ में आया कैसे लिखा मैंने फॉर्मूला? अब इस फॉर्मूले में कितने अननोन है नमूनों? एक अननोन है। कौन सा अननोन है वो? T।
टी को सॉल्व कर लो, आंसर शानदार आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व मैं नहीं कर रहा आपके लिए, है ना, ये आप खुद कर लेना, अभी कर पा रहे हो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आ गया सर 10, तो जिन लोगों ने अभी कर लिया कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, बाद में कर सकते हैं आप कंफर्टेबली, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस। सबको समझ में आया क्या? यो लिखो एक बार चैट बॉक्स में एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नीट में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। सच अ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट। ओके, कोई पूछ रहा है सर 4 माइनस टी नहीं होगा क्या? आप ना कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, आप कोई सी भी डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हो। इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर लेना होता है, ठीक है, T1 माइनस T2। चलिए बच्चों, बहुत अच्छे, 10 वाज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कन्वेक्शन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये सिर्फ स्टाइल मारने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा GIF आपके लिए ऐड किया गया है। तो कन्वेक्शन होता है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। जो एयर होता है हॉटर साइड में, वहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है, कोल्डर एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जैसे पानी का उबलना कह सकते हैं आप, नीचे की डेंसिटी कम है, ऊपर की डेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर का वाटर के मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं, नीचे वाले ऊपर जाते हैं, एक कन्वेक्शन करंट फॉर्म हो जाता है और हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। ठीक है, सिंपल है, नो नॉट अ प्रॉब्लम। रेडिएशन ऑफ हीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये रेडिएशन ऑफ हीट में आपको पता है कि किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें 2-3 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर किसी भी बॉडी पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट आती है या फिर फॉल करती है या फिर गिरती है, तो उसके 3 पॉसिबिलिटीज होते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ हीट बच्चों एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसको हम QA लिखते हैं, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से ट्रांसमिट हो जाती है, जिसको हम QT कहते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। सबने सुना है क्या? टोटल Q अमाउंट ऑफ हीट आया, उसका क्या क्या हो सकता है? उस टोटल Q अमाउंट ऑफ हीट में से कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, निकल के दूसरी साइड से चला जाएगा, और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये हमेशा इक्वल होगा Q के, क्योंकि Q तो मेन चीज है ना। अब इसको आप Q से एक बार डिवाइड करो, एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाय Q, पूरे दोनों इक्वेशन को। तो Q बाई Q अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 1 आ जाएगा, ट्राई कर लेना, इज इक्वल टू। अब ये जो पार्ट है बच्चों, उसको ध्यान से सुनना, क्या है ये है QA अपॉन Q, यानी कि एब्जॉर्ब्ड हीट डिवाइडेड बाय टोटल हीट। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी, फ्रैक्शन में आता है। मान लो 100 वॉट जो है वो टोटल इंसिडेंट हुआ, उसमें से 70 मान लो एब्जॉर्ब हो गया, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 अपॉन 100, यानी कि 0.7 फ्रैक्शन में आएगा। समझ आ रहा है एवरीवन? वैसे ही ये जो चीज है QT अपॉन Q, ये कहलाता है ट्रांसमिटिविटी T, और वैसे ही ये कहलाता है रिफ्लेक्टिविटी R, कितना रिफ्लेक्ट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल। समझ आ रहा है एवरीवन? और A प्लस T प्लस R की वैल्यू होती है 1। एक अलग टाइप की बॉडी होती है जिसको हम ओपैक बॉडी बोलते हैं। ओपैक बॉडी कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होने देता, मतलब उससे आप क्रॉस नहीं कर सकते। उस केस में T 0 हो जाता है ओपैक बॉडी के लिए, और A प्लस R इक्वल टू 1 हो जाता है, क्योंकि इस इक्वेशन में T को हमने 0 कर दिया। राइट यू इन द चैट बॉक्स, समझ में आया क्या? सिंपल सा कंसेप्ट है। टोटल जो इंसिडेंट हुआ है उसमें से कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा, कुछ रेडिएट होगा, और ये इक्वेशन बन के आता है। राइट एवरीवन? चलिए, अच्छा, एमिसिविटी पे भी आएंगे, डोंट वरी। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया। एक चीज और बताओ, ब्लैक बॉडी सुना है क्या सभी ने? ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी क्या होती है, सुनी है क्या आप लोगों ने? तो ब्लैक बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जो पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि इसकी एब्जॉर्प्टिविटी जो है बच्चों वो 1 होती है। सुना है क्या सभी ने? एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू अगर 1 हो गई तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है ये, ठीक है। चलो, ये तो एब्जॉर्प्टिविटी की बात हो गई। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक और चीज, ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। देखो, मान लो बच्चों, अगर आपने एक कोई भी बॉडी लिया जिसका टेम्परेचर T है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये बॉटल T टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर। आपको जान के थोड़ा आश्चर्य हो सकता है कि ये बॉटल भी अभी थोड़ी हीट रेडिएट कर रही है। सो व्हाटएवर इज देयर एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, इट रेडिएट्स हीट। आप भी अभी हीट रेडिएट कर रहे हैं, कोई से भी आप बॉडी ले लो, कुछ भी ले लो, एवरीथिंग रेडिएट्स सम हीट विच इज एट ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो बॉटल भी रेडिएट कर रही है। अब ये अगर एक ब्लैक बॉडी है तो इसका हीट जो रेडिएट होता है पर यूनिट टाइम, ठीक है, Q अपॉन टाइम, ये दिया जाता है इस फॉर्मूले से, A सिग्मा T पावर 4। सबने सुना है क्या ये वाला फॉर्मूला? बताओ एक बार। टेम्परेचर पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक है, स्टीफन्स लॉ भी बोलते हैं इसको। एवरीथिंग इज एमिटिंग सम रेडिएशन,
हीट पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना वॉट ये रेडिएट कर रहा है, दैट इज गिवन बाय ए इंटू सिग्मा इंटू टी पावर 4। ये जो सिग्मा है इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 पावर माइनस 8। सबने सुना होगा, फटाफट देख लो एक बार, सिंपल है ना, पूरा रिवाइज कर लो आप। और ए जो है वो सरफेस एरिया है, टी है टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आप ए को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो ये बन जाता है Q अपॉन ए इंटू टी इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4, और इस पार्ट को हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को एमिसिव पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? एमिसिव पावर कहते हैं इसको, जिसको आप E से डिनोट करते हो। समझ आ रहा है? Q अपॉन ए अपॉन टाइम, इसको आप बोलते हैं एमिसिव पावर, इसको आप E से डिनोट करते हैं, एंड यस E की वैल्यू होती है सिग्मा टी पावर 4, राइट? चलो एक बार जल्दी से यो लिखो चैट बॉक्स में अगर ये समझ में आया तो। चलो एवरीवन कम ऑन, गॉट इट? तो एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज गिवन बाय सिग्मा टी पावर 4। ठीक है, अब कोई बच्चा पूछ रहा था सर ये एमिसिविटी क्या होती है? एमिसिविटी होता है एमिसिव पावर ऑफ एनी नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, क्योंकि एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम। इस नेचर में जितनी भी बॉडीज हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा एमिसिव पावर किसकी होती है? ब्लैक बॉडी की होती है। आपको ये पता होना चाहिए। तो ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर भी है और वो परफेक्ट एमिटर भी है ना, ये सब चीजों में परफेक्ट है, वो बिल्कुल टॉपर है क्लास का, है ना। वो एब्जॉर्ब भी मैक्सिमम करता है, वो एमिट भी मैक्सिमम करता है, एमिसिव पावर भी मैक्सिमम है उसकी। तो उसी से हम बाकी बॉडीज को कंपेयर करते हैं कि भाई उनकी एमिसिव पावर कितनी है। तो उसके लिए एक फैक्टर लेके आए हैं जिसको हम बोलते हैं एमिसिविटी। ठीक है, सो एमिसिविटी जिसको आप स्मॉल ई से डिनोट करोगे, इसका रेशियो होता है ई डिवाइडेड बाई ई बी, यानी कि एमिसिव पावर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी, ये ऊपर जो है वो एक नॉर्मल बॉडी का एमिसिव पावर है और नीचे है एक ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर। ठीक है, समझ आ रहा है? नमूना ब्लैक बॉडी, क्या बात है। ओके ओके, हाँ जी, तो यहां से क्या समझ में आया? एमिसिविटी इज नथिंग बट ई अपॉन ई बी। और अब आप सब लोग मुझे बताएंगे कि एमिसिव पावर ऑफ अ एमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी कितना होगा। अगर एमिसिविटी मुझे चाहिए ब्लैक बॉडी की, वो कितनी होगी? चलिए बताइए एवरीवन, मुझे एमिसिविटी चाहिए किसी भी ब्लैक बॉडी की, तो बताइए कितनी होगी? समझ में आ रहा है एमिसिविटी? एक बार रिपीट कर दूं क्या? देखो, ये तो एमिसिव पावर है ब्लैक बॉडी का, मतलब ये कितना एमिट कर सकता है। 1 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड एवरीवन। ये एमिसिव पावर है ब्लैक बॉडी का। अगर किसी और नॉर्मल बॉडी की आपको एमिसिव पावर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मल बॉडी की एमिसिव पावर ई हो जाती है और एमिसिविटी हम डिफाइन करते हैं विच इज ई अपॉन ई बी, राइट? समझ में आ रहा है सभी को ये बात? चलिए बहुत अच्छे। ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर होता है 1, तो ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी भी 1 होती है और एब्जॉर्प्टिविटी भी 1 होती है। वेरी नाइस एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एवरीवन, सो लेट्स मूव अहेड। अब हम आ जाते हैं कैलोरीमेट्री पे। कैलोरीमेट्री बच्चों बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आप सभी ने सीखा होगा कि जो हीट ट्रांसफर होता है, आप कैलोरीमेट्री में जो हीट ट्रांसफर लिखते हैं, अगर ये सेंसिबल हीट है तो MS डेल्टा टी लिखते हैं आप, और अगर ये लेटेंट हीट है तो मास इंटू लेटेंट हीट लिखते हैं। ठीक है, सो मास इंटू लेटेंट हीट हो जाता है लेटेंट हीट के केस में, और अगर ये सेंसिबल हीट है तो आप लिखते हैं MS इंटू डेल्टा टी। हाँ जी, क्लियर एवरीवन? मेरे फ़ोन की बैटरी जाने वाली है, मैं अपना चैट ना जल्दी से लैपटॉप में लगा लेता हूँ। ठीक है एवरीवन, चलिए, और कुछ कुछ और लॉज हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ एवरीवन। ठीक है, सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो जो जो मैंने पढ़ाया है, एंड यस वी आर गोइंग अहेड नाउ। मैं जल्दी से एक बार ना आपका चैट ओपन कर लेता हूँ अपने लैपटॉप पे, ताकि हम बातें भी कर सकें। ठीक है, फील आ गई ना? क्या बात है, वेरी नाइस बच्चों, रियली हैप्पी टू नो कि आपको फील आ रही है। हाँ जी, चलो, तो अब आपको चैट मुझे आपका लैपटॉप में दिखने लग गया है। आई विल जस्ट पॉप आउट इट। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बच्चे जनरली ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ आप क्यों परेशान रहते हैं। आई विल क्लियर द डाउट। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक बॉडी है जो 80 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक कूल हो जाती है 5 सेकेंड में, ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, एमिसिव पावर दोबारा समझा दो। एमिसिव पावर बेटा कुछ भी नहीं है, कोई भी बॉडी कितना पावर रेडिएट करेगी पर यूनिट एरिया, उसको एमिसिव पावर बोलते हैं। सिंपल है यार, कितना पावर
रेडिएट करेगी पर यूनिट एरिया, उसको एमएससी पावर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा टी पावर 4। सिंपल, ठीक है, सिंपल सी बात है, नॉट अ बिग डील। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आपको क्या समझना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे बच्चों कि 80 से 75 में बॉडी कूल हो गई और उसको 5 सेकेंड टाइम लगा, ठीक है। 75 से 70 डिग्री सेल्सियस आने में कितना टाइम लगेगा? पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन 5 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है लेस देन 5 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है इक्वल टू 5 सेकेंड और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलो बताओ एक बार मुझे, आपको क्वेश्चन समझ में आया? 80 से 70 आने में 5 सेकेंड लगे हैं, तो 75 से 70 जाने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा, उससे लेस लगेगा? क्या कहते हैं आप लोग? प्रतीक्षा इज सेइंग ग्रेटर देन 5। ओके, आई एम रीडिंग योर चैट, इसलिए मैंने अपनी सर ऐसे घुमा लिया, ठीक है, डोंट वरी। ऐसा मत सोचना सर किसको देखने लग जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, कोई भी नहीं है यहाँ पे। आई एम जस्ट लुकिंग एट योर चैट बाय द वे। हाँ जी, क्या होगा? ग्रेटर देन 5 सेकेंड होगा, है ना। वेरी नाइस, जिन लोगों ने सही आंसर दिया बिल्कुल सही है आप, ज़्यादा टाइम लगेगा। हमेशा याद रखना, अपना जो कूलिंग का ग्राफ है ना, जो कूलिंग का ग्राफ एग्जिस्ट करता है वो एक्सपोनेंशियल होता है बच्चों, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। अब आप सुन के डर रहे होगे सर ये एक्सपोनेंशियल पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का सिंपल सा मीनिंग होता है कि कूलिंग जो है ना वो बाद में स्लोअर होती जाती है। मतलब इनिशियली रेट ऑफ कूलिंग बहुत हाई होगा, बट धीरे धीरे कूलिंग स्लोअर होती जाती है। आपने अगर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा होगा या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े होंगे तो आपने डिके के बारे में सीखा होगा कि रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट इन द सैंपल। तो इनिशियली जब ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज होते हैं तो डिके भी फास्ट होता है, बाद में डिके स्लोअर होता जाता है। वैसे ही कूलिंग का भी सीन है, ठीक है। तो शुरुआत में कूलिंग बहुत फास्ट होती है, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होने में अगर 5 सेकेंड लगे हैं तो बाद में कूलिंग स्लो हो जाएगी, अगले 5 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसके लिए न्यूटन अंकल ने एक लॉ दिया है आपको, ठीक है, और वो लॉ जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। मैं आपको जल्दी से एक बार समझा देता हूँ, सिर्फ आपको लॉ याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब ये डेल्टा थीटा है यहाँ पे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में कितना ड्रॉप होगा ये इस फॉर्मूले से दिया जाता है, माइनस के थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। इस थीटा नॉट को हम बोलते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है, इसको हम सराउंडिंग का टेम्परेचर बोलते हैं। अब ये डेल्टा थीटा जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। आप अगर किसी चीज को कूल कर रहे हो तो किसी सराउंडिंग में करोगे, जैसे अगर मम्मी ने गर्मा गर्म ग्लास दे दिया दूध का, स्टील का ग्लास, तो आप क्या करते हैं, उसको एक बर्तन में पानी रख के उसके अंदर डाल देते हैं ठंडा होने के लिए। किया है क्या ऐसा? मैंने तो बहुत किया था ऐसा बचपन में, है ना। अगर गर्मा गर्म दूध का ग्लास मिला है स्टील के ग्लास में, तो आप क्या करते हैं, एक बर्तन में पानी लेके उसमें रख देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। तो वो जो पानी है वो सराउंडिंग है, हो सकता है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो, उसको हम थीटा नॉट कहते हैं। थीटा नॉट यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर। समझ आ रहा है एवरीवन? किया है ना, एग्जैक्टली तो हाँ, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है 80 से 75। ये टाइम हो जाता है बच्चों। ये के एक कांस्टेंट है जो आप क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। थीटा एवरेज का मतलब होता है सिंपल 80 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा आप वेट कर लो, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। तो ये जो चीज यहाँ पे लिखी है बॉक्स में, ये कहलाता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सबको याद हो गया फॉर्मूला, है ना? चलिए, वेरी नाइस। जो नेक्स्ट लॉ है हमारा वो है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बताता है आपको? लैम्डा मैक्स और टाइम का रिलेशन देता है। लैम्डा मैक्स क्या होता है? एक ग्राफ आपने देखा होगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो वहां पे ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। आपको यहां से ये समझ में आता है कि किसी पॉइंट पे एमिसिव पावर मैक्सिमम होती है। ये ग्राफ है एमिसिव पावर का विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो द वेवलेंथ एट विच एमिसिव पावर इज मैक्सिमम। देखो, जो सन से रेडिएशन आ रही है बच्चों, क्या उसमें सारे वेवलेंथ्स हैं? है ना, बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ्स हैं। तो उसमें अलग अलग वेवलेंथ का एमिसिव पावर अलग अलग होता है, है ना, वो अलग अलग पावर एमिट करते हैं। ऐसा वेवलेंथ जिसमें मैक्सिमम एमिसिव पावर होती है उसको लैम्डा मैक्स बोलते हैं, और लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर ये कांस्टेंट होता है। ये आपको याद रखना है, दिस इज नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो ये सारे लॉज हो गए अब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। तो न्यूटन्स लॉ हो गया, ये स्टीफन्स लॉ था, ये भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने देख लिया कैलोरीमेट्री, ये आपका सेंसिबल हीट है और ये आपका लेटेंट हीट है।
चलिए, ये कन्वर्जन है, सबको कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन ये होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, प्लीज इसको आप याद रखना, राइट। चलिए, सो इट वाज नाइस डिस्कसिंग विथ ऑल ऑफ यू, ओके। अच्छा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को। एंड यस, आई हैव टोल्ड यू बच्चों कि फ्री में बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे, गो देयर एंड चेक इट। जाने से पहले एक बार सब लोग लाइक बटन को हिट करेंगे, बिकॉज आपका ये चैप्टर भी अब हो चुका है, राइट एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, या एंड सी यू सून बच्चों। और हमें पता है कि आपकी पढ़ाई थोड़ी सी भी अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, और क्यों होगी, अभी ऑनलाइन एजुकेशन आपके साथ है ना, वेदांतु आपके साथ है, हमारा चैनल आपके साथ है, सारे टीचर्स आपके लिए लगे हुए हैं। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बिल्कुल पॉजिटिव होके आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन। बिफोर लीविंग द सेशन, प्लीज हिट द लाइक बटन, ओके। चलो, बाय बाय गाइस, बाय बाय, सी यू सून। कल मिलेंगे और कल हम करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके। केटीजी कल हम करने वाले हैं, राइट एवरीवन। ओके।